नीतीश कुमार जी अपने दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं बता सकते हैं। नीतीश कुमार अपने चीफ सेक्रेटरी का नाम नहीं बता सकते हैं। आपने देखा ना कि चीफ सेक्रेटरी के माथा पर क्या रख दिए। आजकल नीतीश कुमार किसी से नहीं मिलते हैं और नहीं उनसे किसी को मिलने दिया जाता है। एक माननीय विधायक तो मिल ही नहीं सकता, मंत्री नहीं मिल सकता नीतीश कुमार से। एक खास जात विशेष के लोग से घिरे रहते हैं। बीजेपी चुनाव से पहले किसी भी बड़े घटना को अंजाम दे सकती है, अफवाह फैला सकती है। चिराग जी कह रहे हैं कि दिल्ली में हमको मन नहीं लग रहा है। भाई हनुमान को एक जगह मन लग सकता है, वो तो उछलते कूदते रहने वाले लोग। कि नरेंद्र मोदी के रगों में नफरत का खून बह रहा है। नरेंद्र मोदी के रगों में अडानी अंबानी का चाटुकारिता का खून बह रहा है। नरेंद्र मोदी के रगों में दलित पिछड़ों को और तबाह कर देने वाला खून बह रहा है। वो खाना खाने के बाद बिजली ऑफ करके लोग सो जाता है डर से कि भैया ये जो चीटर मीटर है वो रात भर में 200 रुपया उठा देगा। 90 लोग को खाने के लिए कहते हैं कि 49 रोटी देंगे हम। नहीं, 90 लोगों के लिए 49 रोटी नहीं है, 90 लोगों में से उस 50 में भी भर सकते हैं। नहीं क्लियर कीजिए। तो भैया एक आदमी 5 रोटी खाएगा, एक आदमी आधा रोटी खाएगा, तो इस गैर बराबरी को कोई बर्दाश्त करेगा क्या? बिहार में लोग अनुसूचित जाति आयोग को लोग कह रहे हैं दमाद आयोग है। तेजस्वी यादव को जनता ने चुन करके लाया। देवेंद्र मांझी जैसा रिजेक्ट नहीं किया, संतोष मांझी जैसा रिजेक्ट नहीं किया। कुटुंबा से चुनाव लड़ने गए थे ना संतोष मांझी, लेकिन जब अमंगल पांडे जी आकर के स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं तो उस फाइल को ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है। जो कभी नरेंद्र मोदी का प्लेट खींचा करते थे आज उनका पैर पकड़ रहे हैं। तो कहते कहाँ इस सब में आप उलझे हुए हैं? हम कि आप कहाँ उलझे हुए हैं आरएसएस और भाजपा के फेर में? यानी फिर उनको लाने के चक्कर में क्या? नहीं, लाने के चक्कर में नहीं। जगदेव बाबू का जो सपना था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वहां पर जाके रुके। ये नीरा पूरे बिहार के लिए पीड़ा साबित हो गया। मार करके हमारे 2 रिश्त तोड़ दिए जाते हैं, सर फाड़ दिए जाते हैं और जान मारने की नीयत से पूरा मॉब लिंचिंग किया जाता है। ये सवाल जब पूछते हैं ना तो सवाल पूछने वाले को भी और जवाब देने वाले को दोनों को हंसी आती है। उनके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। अरे भैया गरम सिंदूर बह रहा है, उनको मालूम यदि है उनके रगों में गरम सिंदूर बह रहा है तो जात का विजय उनकी जान को खतरा है। सिंदूर में शीशा होता है, अगर खून में शीशा चला जाएगा तो भाई बचना मुश्किल हो जाएगा। 15 साल में तो लोग गाड़ी बदल देते हैं, 15 साल में तो पुरानी गाड़ी धुआं छोड़ने लगता है। तब नीतीश कुमार जी सिर्फ धुआं छोड़ रहे हैं और उस धुएं से पूरा बिहार में पॉल्यूशन फैल रहा है, अपराध फैल रहा है, बलात्कार बच्चियों का हो रहा है, उनको बेड नहीं मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी जोरों पर है। हर एक राजनीतिक दल कमर कस चुकी है। अब से कुछ महीने में ही चुनाव आयोग घोषणा करेगी और चुनावी बिगुल बज जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहानाबाद जिले के मखदूमपुर विधानसभा से विधायक और आरजेडी से ताल्लुक रखने वाले, पिछले बार 2020 में जीत करके आए, सतीश दास जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी साल है, अब कुछ महीने बचे हैं। 5 साल का परिणाम मांगने जा रहे जनता से। क्या होगा जो 5 साल में गिनाएंगे जनता के बीच कि ये काम किया इसलिए वोट दीजिए? 5 साल जनता ने जो जनादेश दिया, अगर उन 5 सालों में जनता के लिए सबसे बड़ा काम करने की बात हो तो सबसे पहले आपने देखा कि बिहार विधानसभा में जब हम जीत के गए तो आज़ादी के 78 साल बाद बिहार विधानसभा में कोई विधायक जाता है और जय भीम का नारा लगाने का काम करता है। देश रेस सतीश कुमार को जाता है। जय भीम का नारा उद्घोष हमने आपका किया। काम हुआ कि आप जय भीम का नारा विधानसभा में लगाए पहली बार आजादी के बाद। पुलिस अमेंडमेंट जब बिल लेकर के आई सरकार, वो दिन याद कीजिए, 21 मार्च 2021 का जब पुलिस अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आती है, जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं और सदन से घसीट करके बाहर हमको लाया जाता है, और उतना ही नहीं, मार करके हमारे 2 रिश्त तोड़ दिए जाते हैं, सर फाड़ दिए जाते हैं और जान मारने की नीयत से पूरा मॉब लिंचिंग किया जाता है। पीएमसीएच में एडमिट होते हैं, जहां से एम्स तक रेफर होते हैं। तो हमने अपने नेता का आदेश, बिहार की जनता के हित
को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र के मान सम्मान के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन हम उस विरोध से हम पीछे नहीं हटे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मखदूमपुर की महान जनता ने जब मुझे जनादेश दिया तो हमने सबसे पहले मखदूमपुर की जनता को विश्वास दिलाया था कि हम आएंगे तो आपके लिए शिक्षा में बदलाव दिखेगा। और सभी हाई स्कूल जो हमारे यहाँ 32 हाई स्कूल है हर एक पंचायत में जो हर एक पंचायत में, उन 32 हाई स्कूलों में हमने विद्यालय प्रबंधकारिणी की जो बैठक है, सभी विद्यालय में जा कर बैठक करनी शुरू की और ऑन स्पॉट विद्यालय की समस्या का निराकरण शुरू किया। सभी विद्यालयों में सबसे पहला निर्णय हमने ट्रेडिशनल बोर्ड को हटा के सभी विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड हमने लगवाया तो बच्चों के पूरे लिए। बिहार में लगभग नहीं, लग रहा मैंने है। शुरू किया, अच्छा। उसके बाद सरकार ने बाद में निर्णय ली। और उसके अलावा आप देखेंगे तो जो राशि विद्यालय प्रबंधन में बचा था, उन तमाम राशियों का बच्चों के विकास पर, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर, स्किल डेवलपमेंट पे खर्च हो, इस पर हमने फोकस किया। और सभी विद्यालयों में लगभग हमने सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया, जिससे शिशुओं के आने जाने के टाइम का मॉनिटरिंग किया जा सके। ये तमाम काम हमने किया। यानी आपने काम गिनवाया कि मैंने जय भीम का नारा लगाया, अपने क्षेत्र में जो शिक्षा से जुड़े हुए जो कार्य थे वो गिनवाया। इसके अलावा मैं जोड़ देता हूँ, चूंकि आपके जब अगर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं तो कई सारी जानकारी मिलती है कि आप अपने स्तर पे निजी माध्यम से आप वहाँ पे अंबेडकर छात्रावास संचालित करवाते हैं, जहाँ पे गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अम्बेडकर छात्रावास नहीं, हमने सॉरी, लाइब्रेरी की बात, पुस्तकालय हमने बनाया, जिसके लिए बहुत हमको स्ट्रगल करना पड़ा और लोगों को तैयार करना पड़ा कि पुस्तकालय का क्या महत्व है, इन लोगों को समझाएं। और हमने वहाँ पर लगभग 22 पंचायत में अंबेडकर पुस्तकालय का निर्माण करवाया और कुछ पंचायतों में अंतिम चरण में निर्माण कार्य जारी है। और सभी पंचायतों के पुस्तकालयों में हम टीवी और वाईफाई कनेक्शन देने जा रहे हैं, जिससे जो बच्चे आज लाइब्रेरी, शहर के बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाके लाइब्रेरी कल्चर जो विकसित हो रहा है, तो गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो गांव के बच्चे अपने पंचायत के पुस्तकालय में जाकर के वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। इस ख्याल से हमने पुस्तकालय का निर्माण करवाया। पर्याप्ता उसमें पीने का पानी, पर्याप्ता उसमें 2-2 शौचालय, उसमें समरसेबल मोटर्स, बिजली पंखा से युक्त शौचालय, टाइल्स का फर्श, ये तमाम चीज हमने करवाने का काम किया। तो ये काम एक क्रांतिकारी काम हुआ है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम कि मैंने बिहार विधानसभा में जब बजट सत्र का आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति के बजट के सवाल पे हमने कहा कि तमिलनाडु में 60 लाख बच्चे अभी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं अनुसूचित जाति। हमने कहा कि भाई दूसरे राज्य में लाखों की संख्या में बच्चे आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन बिहार जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी लगभग 20 से 22% है, यदि सबको जोड़ दिया तो मान के चलिए 25% के आसपास उनकी आबादी है, लेकिन हम 60,000 बच्चों को भी आवासीय विद्यालय तक नहीं पहुंचा पाए, तो कैसे हम बिहार को विकसित बिहार बना पाएंगे? तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हमने जोरदार तरीके से मांग किया कि सरकार को हर एक प्रखंड में अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए, और मेरी डिमांड पे सरकार ने पॉलिसी बनाई। और हमारे विधानसभा में धरौत गांव है, सबसे बड़ा पंचायत है। धरौत गांव में 720 बेड का 1 क्लास से 12 क्लास तक के आवासीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय, छात्रावास विद्यालय बनकर के तैयार हो गया। ये तो रही जनता के शिक्षा दीक्षा और उनके और भी धरहारा हमारे काको में अमथुआ पंचायत है, उसके धरहारा गांव में हमने अति पिछड़ी जाति की बच्चियों के लिए हमने वहां पर छात्रावास 520 बेड का छात्रावास का निर्माण करवाया, जहां पर नामांकन शुरू हो गया, बच्चियां पढ़ रही हैं। उसी अनुसूचित जाति के बच्चियों के लिए हमने विद्यालय भवन बनाने का काम किया, जो दक्षिणी में स्थित है, वहां 720 बेड सिर्फ बच्चियों के लिए अंबेडकर आवासीय विद्यालय
बालिका छात्रावास है, उसका बिल्डिंग और क्लासरूम बनाने का काम किया, जहाँ पे सारे बच्चियां रह करके आवासन करके पढ़ाई लिखाई कर रही है। थोड़ा हम अभी जातीय जनगणना की बात करते हैं। चुनावी साल है बिहार में, तो अभी केंद्र सरकार लागू करती है, घोषणा करती है कि आने वाले दिनों में जब सेंसस होगा तो उसके साथ साथ जातीय जनगणना पूरे देश भर में कराई जाएगी। बिहार सरकार पहले करा चुकी है, आप लोग उस समय सत्ता में थे, साथ में थे। क्या लग रहा है कि इससे फायदा होने वाला है? किसको फायदा होगा? जनता को फायदा होगा? पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला है? किसी राजनेता को मिलने वाला है? पक्ष को मिलने वाला है? विपक्ष को? किसको मिलने वाला है? ये सवाल जब पूछते हैं ना, तो सवाल पूछने वाले को भी और जवाब देने वाले को दोनों को हंसी आती है। नहीं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही है। हम तो आम जनता की तरह, हमको नहीं समझ में आ रही कि इसका फायदा है कि नुकसान है, हम इसलिए पूछ रहे हैं। जो लोग कहते थे, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि भाई इस देश में तो 3 ही जातियां हैं, अमीर है, गरीब है और पिछड़ा है, ये जातियां गिना रहे थे। आप देखिएगा सदन में राहुल गांधी को उन्हीं के मंत्री अनुराग ठाकुर कहते थे कि जिनकी जात की पता नहीं, वो जातीय गिनने की बात करते हैं। तो हंसी इस बात पर आती है कि जो जातीय जनगणना के घोर विरोध में खड़ा रहे, बिहार ने जो जातीय आधारित गणना करवाई, नहीं सपोर्ट में थी बिहार में, नहीं सपोर्ट में थी, उसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। लेकिन जब जातीय गणना, तो कोर्ट में लोग चले गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मामला आ गया, लेकिन जातीय जनगणना के पक्ष में सदन में तो दिख रहे थे, लेकिन कोर्ट में अपने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खिलाफ में खड़ा किए कि बिहार में जातीय जनगणना ना हो, इसके लिए अपने तुषार मेहता जी को खड़ा करवाया। बैकफुट पे है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन दूसरे फायदा किसको होने वाला है? फायदा ये तो पता, अभी हम पूछ रहे हैं भाई कि अगर जातीय जनगणना के पक्ष में है तो बिहार में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। बिहार के सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें बीजेपी जदयू के लोग भी, सब लोग साथ में थे, सर्वसम्मति से पास हुआ कि अनुसूचित जाति की आरक्षण को 16% से बढ़ा के 20%, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण को 1% से बढ़ा के 2%, अति पिछड़ी जाति के आरक्षण को 18% से बढ़ा के 25% और पिछड़ी जाति के आरक्षण को 12% से बढ़ा के 18% करने का काम हम लोगों ने किया। मतलब कि 49% से बढ़ा करके हम लोग उस आरक्षण को 65% तक ले गए और ईडब्ल्यूएस का 10% जोड़ दिया जाए तो 75%। तो वो लोग भी मांग करें 10 से बढ़ा करके हमको 12 कर दीजिए। तो उनका तो 10% पहले से केंद्र सरकार ने लागू किया, जिसका कोई वैज्ञानिक डाटा भी नहीं था, कोई रिपोर्ट भी नहीं था, कोई डिमांड भी नहीं किए थे, लेकिन ये डिमांड तो कर रहे थे जैसे, लेकिन एक वैज्ञानिक डाटा के आधार पे ये आरक्षण बढ़ाने का काम हुआ। लेकिन इसको कोर्ट में ले जाके कौन लटकाया? यदि वो चाहते हैं, जातीय जनगणना के पक्ष में है, वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना के बाद जो डाटा आया है उसके आधार पर उनके आर्थिक, शैक्षणिक, तमाम तरह राजनीतिक उत्थान के लिए काम करना है, तो उनको तो इसको 9वीं शेड्यूल में शामिल करा करके बिहार में उसको लागू करना चाहिए। आरक्षण की लड़ाई 100 पर जाकर के बंद होगी, कहां जाकर के बंद? ये आरक्षण की लड़ाई, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जगदेव बाबू का जो सपना था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वहां पर जाके रुकेगी। वो जो हम चाहते हैं, वो जो 10 हैं, वो जो हम चाहते हैं कि बिहार की जातीय जनगणना ने तो साबित किया कि भाई 90% लोग बहुजन समाज के लोग हैं, शूद्र समाज के लोग हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, और 10% जिनके लिए स्वर्ण आयोग बन रहा है उनकी आबादी है। तो हम तो कहना चाहते हैं कि भाई ये सरकार कहती है कि भाई 100 लोग हो, 90 लोग एक तरफ बैठो, 10 लोग एक तरफ बैठो। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो 40%, 50% जो भी है बचा हुआ, उसमें तो ओबीसी समाज के लोग भी आते हैं, कई जनरल कैटेगरी में तो सब लोग आ सकते हैं। हम उस पे आ रहे हैं। तो अगर आरक्षण को तो समझा दें लोगों को, हमारे जो भोले भाले जनता है उनको समझा दें कि वो कहते हैं कि भाई 90 लोग एक तरफ बैठो और 10 लोग एक तरफ बैठो। 90 लोग को खाने के लिए कहते हैं कि 49 रोटी देंगे हम। नहीं, 90 लोगों के लिए 49 रोटी नहीं है, 90 लोगों में से उस 50 में भी भर सकते हैं। नहीं, क्लियर कीजिए। अरे भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे
टॉप भी करेंगे, आपका रिजल्ट रिजर्व कैटेगरी में होगा। कई कई नहीं। फैसला सब जगह मान्य नहीं नहीं माने, सब जगह माने, यही हो रहा है कि रिजर्व कैटेगरी में आप फॉर्म भरेंगे, आपका रिजल्ट रिजर्व कैटेगरी में होगा। आप कटअप पार भी करेंगे तो आपका रिजल्ट जनरल में नहीं होगा, नहीं होता है। ये जुडिशियरी में बता दीजिए, यूपीएससी में बता दीजिए, कहीं भी बता दीजिए। जुडिशियरी का तो अलग सिस्टम है। हाँ, तो ये हम सब जगह देख रहे हैं। तो 90 लोग के लिए आपने 49 रोटी दे दिया, तो एक आदमी कितना रोटी खाएगा? आधा रोटी खाएगा। और 10 लोग बैठे, उनको आपने क्या दे दिया? 51 रोटी दे दिया। तो भैया एक आदमी 5 रोटी खाएगा, एक आदमी आधा रोटी खाएगा, तो इस गैर बराबरी को कोई बर्दाश्त करेगा क्या? ये तो देश के एससी एसटी ओबीसी अगर जिस दिन जाग गए, उस दिन तख्ता पलट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ा समाज से आते हैं, वो कहते हैं कि हम पिछड़ा को दर्द को समझते हैं। पहली बार कहते हैं कि हम दलित राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी देती है, हमारे आदिवासी समाज की महिला महामहिम राष्ट्रपति बनती है। तो कहते हैं कि हम ही जो है वो सब कुछ कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी जो है सिर्फ जात के नाम पर राजनीति करती है और लोगों को बरगलाने का काम करती है कि इतने सालों तक कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टी जो है उनका फायदा लेते रही है और उन लोगों को बढ़ने नहीं देना चाहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं और जो करते हैं, दोनों में बहुत अंतर दिखता है। पहली बार ये नहीं कहे कि पहली बार हमारे शासनकाल में मणिपुर में एक फौजी की बेटी और पत्नी को नंगा घुमाया गया, ये नहीं कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमारे मणिपुर में जिंदा महिलाओं को जलाया गया, महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया। पहली बार ये नहीं कहते हैं कि दलित बच्चियों को बलात्कार करके के पेड़ में टांग दिया जाता है। उनके विधायक कुलदीप सिंह उसमें दोषी होते हैं। साक्ष्य मिटाने के लिए माँ बाप को बॉडी भी नहीं दिया जाता है और पुलिस पेट्रोल छींक करके बॉडी जला दी जाती है। हाथरस की बेटी की कहानी आप देख सकते हैं। पहली बार आप नहीं कह सकते हैं कि लखनऊ में बुलडोजर चला रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर और माँ बेटी को उसी घर में चुनवा दिया जाता है। ये नहीं कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि पहली बार हाईवे पे गलत कृत बीजेपी के नेता के द्वारा किया जाता है। पहली बार इस देश की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी जो जाकर के घुस करके उनके 9 ठिकाने को तबाह करती है, उसके अपमान में कसीदे पढ़े जाते हैं और प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। प्रधानमंत्री सिंदूर बांटने की बात करते हैं, उनके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। अरे भैया, गरम सिंदूर बह रहा है, उनको मालूम यदि है उनके रगों में गरम सिंदूर बह रहा है तो जात का विजय, उनकी जान को खतरा है। सिंदूर में शीशा होता है, अगर खून में शीशा चला जाएगा तो भाई बचना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो रही साफ है कि नरेंद्र मोदी के रगों में नफरत का खून बह रहा है। नरेंद्र मोदी के रगों में अडानी अंबानी का चाटुकारिता का खून बह रहा है। नरेंद्र मोदी के रगों में दलित पिछड़ों को और तबाह कर देने वाला खून बह रहा है। बिहार में गठबंधन में कांग्रेस है, वामदल है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। सीट बंटवारे को लेकर के क्या बातचीत चल रही है? सीट बंटवारे और तमाम सवालों को लेकर के हमारा महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है पूरी तरीके से मजबूती के साथ में कोऑर्डिनेशन कमेटी बने हैं। हमारे शीर्षस्थ नेता रोज बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, सहजता से सारी चीजें हो जाएंगी। अब तो उनके यहाँ बताना चाहिए कि चिराग जी कह रहे हैं कि दिल्ली में हमको मन नहीं लग रहा है। भाई, हनुमान को एक जगह मन लग सकता है, वो तो उछलते कूदते रहने वाले लोग। चलिए, चिराग जी की जब बात छेड़ दी है तो थोड़ा सा हम इसमें आपके विधानसभा पर ले आते हैं। पिछले बार आपके विरोधी में एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी के दामाद वहां पे प्रत्याशी थे जो आपसे मात खाए, और हाल में भी अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इस बार लग रहा है कि अब तो नया कैंडिडेट आने वाला होगा आपके खिलाफ। देवेंद्र मांझी जी को जो अनुसूचित जाति आयोग है, वो आपको पता होना चाहिए कि अब बिहार में लोग अनुसूचित जाति आयोग को लोग कह रहे हैं दामाद आयोग है। एगो रामविलास पासवान जी के दामाद बने हैं, एक जीतनराम मांझी के दामाद बने उपाध्यक्ष। तो इसको अनुसूचित जाति आयोग कहा जाए कि दामाद आयोग कहा जाए,
ये समझ में बिहार के लोग को समझ नहीं आ रहा। परिवारवाद का इससे अनूठा उदाहरण कहाँ मिल सकता है? अरे भाई, कोई अनुसूचित जाति में कोई और माझी परिवार का बेटा पढ़ा लिखा नहीं था। ये तो आरोप तेजस्वी यादव पर भी लगता है कि कोई और लालू यादव में के मुकाबले कोई और, उनके बेटे के मुकाबले कोई और यादव काबिल नहीं था। भाई, तेजस्वी यादव को जनता ने चुन करके लाया। देवेंद्र मांझी जैसा रिजेक्ट नहीं किया, संतोष मांझी जैसा रिजेक्ट नहीं किया। कुटुंबा से चुनाव लड़ने गए थे ना संतोष मांझी, उनको जनता ने रिजेक्ट करके ना, तो राष्ट्रीय जनता दल ने उनको विधान परिषद में भेजने का काम किया पहली बार। ये रिजेक्टेड लोग हैं। तो ये तो रही, यानी अब इस बार चिराग जो है, अगर पिछले बार एनडीए का हिस्सा नहीं थे, इस बार हो सकता है कि एनडीए के साथ लड़े, तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकता उस सीट पे? कैसे एनडीए के हिस्सा नहीं थे? भाजपा चुनाव लड़ रहे थे, स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, भाजपा के साथ थे। जहां जहां भाजपा को उम्मीदवार था नहीं, वहां भाजपा चिराग को कहती है कि उम्मीदवार। हम, भाजपा तो क्लियर नहीं, कहती थी कि हम एनडीए के वो तो नहीं हैं। नीतीश कुमार को निपटाना चाहते थे। इनके यहाँ पता किस तरह का गठबंधन है और नीतीश कुमार जी की क्या मजबूरी है, ये तो नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि सृजन वाला मजबूरी है कि मुजफ्फरपुर बालकागिरी वाला मजबूरी है। ये उनको बताना चाहिए समाज के सामने आकर के। तो इसलिए एनडीए में अभी चिराग जी कह रहे हैं कि हम बिहार में रहेंगे, बिहार से हम चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार से आप विधायक रहे, तो मिलना हुआ है कभी? हाँ, मिलना हुआ है। कैसा व्यवहार रहता है उनका? मतलब एज ए विरोधी विधायक के रूप में आप जब मिलते हैं तो, कि विपक्ष के हम विधायक हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के पास में मैं जब भी मिलने गया हूँ तो नीतीश कुमार एक खास जात विशेष के लोग से घिरे रहते हैं, या उनके इर्द गिर्द टीटीएम करने वाले पदाधिकारी बैठे रहते हैं। थोड़ा क्लियर बताइए, जनता समझे क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आप क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जाते होंगे हाँ, मुख्यमंत्री से वही मिलते तो बोले, टीटीएम करने वाले पदाधिकारी बैठे रहते हैं, रिटायर्ड पदाधिकारी बैठे रहते हैं। कोई आवेदन दीजिए, कोई बात कहिए, तो वो खुद आवेदन नहीं पढ़ करके वो आवेदन बढ़ा देते हैं। क्या देख लीजिए टीटीएम साहब। तो भैया, नीतीश कुमार से हम मिलने गए हैं, नीतीश कुमार हमसे बैठ के बात करना चाहिए। एक माननीय विधायक तो मिल ही नहीं सकता, मंत्री नहीं मिल सकता नीतीश कुमार से। विधानसभा का सत्र चल रहा होता तो रोक करके हम मिल लेते हैं। जैसे बीटीएमसी के सवाल पे हम नीतीश कुमार जी से मिले, सम्राट चौधरी जी भी थे, तो कहते कहां इस सब में आप उलझे हुए हैं। हम कि आप कहां उलझे हुए हैं ये आरएसएस और भाजपा के फेर में है? यानी फिर उनको लाने के चक्कर में है क्या आप लोग? नहीं, लाने के चक्कर में नहीं, कहां से कहां आ गए। जो कभी नरेंद्र मोदी का प्लेट खींचा करते थे, आज उनका पैर पकड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ये थे क्या? नीतीश कुमार देश के पढ़े लिखे काबिल मुख्यमंत्री थे, इंजीनियर थे नीतीश कुमार, विजनरी थे, उनके अंदर विजन था। उन्होंने बिहार में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाए। उन्होंने बच्चियों के लिए साइकिल योजना ला करके क्रांति लाया। इस बात से हम विपक्ष के में होने के बावजूद इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है? नीतीश कुमार जी अपने दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं बता सकते हैं। नीतीश कुमार अपने चीफ सेक्रेटरी का नाम नहीं बता सकते हैं। आपने देखा ना कि चीफ सेक्रेटरी के माथा पर क्या रख दिए। तो बाकी प्रतिनिधियों से कैसे मिलते होंगे आप लोग? जब जाते हैं तो कैसे मिलते हैं? आजकल नीतीश कुमार किसी से नहीं मिलते हैं और नहीं उनसे किसी को मिलने दिया जाता है। मीडिया से भी बात नहीं करने दिया जाता है, नहीं तो कब महिलाओं पर ज्ञान बांटने लगेंगे लोगों को पता है। आपके क्षेत्र में बराबर की गुफा है या फिर कई भी चीजें हैं जिसको लेकर के बिहार पर्यटन को संभावना है कि अपार संभावनाएं वहां से खुल सकती थी। कभी बातचीत नहीं की है कि पर्यटन मंत्रालय से बात करके उसको और थोड़ा डेवलप किया जाए? जब तेजस्वी यादव जी पर्यटन मंत्री थे तो आपको बता दें काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए कि बराबर में 2-2 रोपवे का शिलान्यास तेजस्वी यादव जी ने किया। 2-2 3-3 पिलर बन करके काम पता नहीं कैसे रुका हुआ है। अब तो जो वर्तमान पर्यटन मंत्री हैं उनको कोई जान भी नहीं रहा, उनको बताना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने एक काम किया। तेजस्वी यादव जी ने वहां पर जो गेस्ट हाउस बना था, होटल बना था, उसको उन्होंने उद्घाटन किया, आम लोगों को समर्पित किया। और हमने
कई सब जब से हम विधायक बने हैं तब से हम वहां पर एक पर्यटक अस्पताल का मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने उस मांग को स्वीकार कर लिया था, फाइल बढ़ाया भी गया था, लेकिन जब अमंगल पांडे जी आकर के स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं तो उस फाइल को ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है। आपको पिछले सावन का घटना याद होगा कि भगदड़ हुई सिद्धेश्वर थी नाथ में भगदड़ हुई थी और दर्जनों लोग हताहत हुए थे। यदि अस्पताल होता बराबर में तो वहां पे जान बचाई उनकी जानी बचाई जा सकती थी। तो ये काम हम सब लोग लगातार निरंतर लड़ रहे हैं इन बातों को लेकर के। और आपको काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि बराबर की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो नहीं शामिल करा पाए, लेकिन वर्ल्ड एडवेंचर साइट में हमने शामिल करवाया। बराबर की गुफाएं अब वर्ल्ड एडवेंचर साइट में है और दुनिया की पहली मानव निर्मित गुफा है। हर एक भारतीयों को या भारत आने वाले हर एक लोग को तो देखना उस चाहिए। बराबर की गुफाओं को देखना चाहिए कि क्या उस समय सम्राट अशोक के समय में जो वास्तुकला था उसका एक नायाब उदाहरण है कि आज भी आप खड़ा होंगे तो सोच लीजिए, मतलब लगभग हजारों साल पहले जो बनाई गई गुफाएं हैं उसके सामने खड़ा होइएगा तो आपका मिरर इमेज आ जाएगा। ये बराबर की गुफाएं की खासियत है। पॉलिश इतनी बारीक की गई है कि आज भी वो जीवंत लगता है। आज भी मेडिटेशन करने के लिए बैठिएगा, एक जगह बोलिएगा तो इको होकर के अंतिम छोर तक पहुंचता है। आप लोग गए होंगे जी। तो ये बराबर की गुफाएं लोगों को देखना चाहिए। और उनके आसपास की सड़कें हमने पास कराई हैं, वो डेवलप हो रहा है। आने वाले दिन में बराबर की गुफाएं जैसे बोध या नालंदा उस तरीके से बराबर एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। एक आखिरी सवाल, जब हम चुनाव से कुछ महीने पहले मिल रहे हैं तो आपके मन में है कि कितने सीट महागठबंधन ला रही है जहां से एक क्लियर दिखाई दे कि हमारी सरकार बन रही है? देखिए, महागठबंधन के पास में एक एजेंडा है चुनाव में जाने का। हमारे पास 17 महीने का जो किया हुआ काम है कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी दिए बगैर पेपर लीक हुए, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बना करके हमने एग्जाम लिया, एग्जामिनेशन पॉलिसी बना करके, और एक बगैर भेदभाव को हमने नौकरी दिया। याम एक एक नौजवान इस बात को फील करता है। हमने 4.5 लाख शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए। जो कभी वित्त मंत्री रहा करते थे सुशील कुमार मोदी जी कहते थे कि भाई भगवान भी धरती पर उतर जाएगा तो इनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। वो काम हम लोगों ने करवाया। जाति आधारित गणना करवाया, उस गणना के आधार पर 65% आरक्षण बढ़ाया। विकास मित्र तालमेल मरकज के मानदेय को हमने लोगों ने दुगना किया, न्याय मित्र के मानदेय को हम लोगों ने दुगना किया। ये तमाम काम हम लोगों ने करने का काम किया और हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि जो 94 लाख जो गरीबी रेखा से जो नीचे जो 6,000 से कम जिनकी आमदनी है उन परिवारों को 2 लाख रुपया हम एक मुफ्त मदद करेंगे उनकी आर्थिक उन्नति के लिए। लेकिन जब सरकार बदल गई उनके लिए कोई योजना नहीं बनी। हमारे सामने एक हमारे महागठबंधन और हमारी राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने एक स्पष्ट रूप से एक ब्लूप्रिंट रखा कि हमारी सरकार बनेगी तो माँ बहन मान योजना के तहत हम 2,500 रुपया प्रति माह हम प्रत्येक महिलाओं को देंगे। और देंगे नहीं, हम दे रहे हैं। हमारी सरकार झारखंड में है, लोग इस बात को फील कर रहे हैं। हम 200 यूनिट गरीबों को मुफ्त में बिजली देंगे, जिससे आज बिजली बिल से गांव गांव में आप जाइएगा तो आज वो खाना खाने के बाद बिजली ऑफ करके लोग सो जाता है डर से कि भैया ये जो चीटर मीटर है वो खटाखट, हाँ वो चीटर मीटर है भैया, वो रात भर में 200 रुपया उठा देगा। ठीक है, तो 200 यूनिट हम लोग मुफ्त बिजली देंगे। युवाओं के लिए युवा आयोग बनाएंगे। हम युवाओं के एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन पॉलिसी बनाएंगे और उनको आने जाने का मुफ्त में सरकार पैसा देगी, मुफ्त में फॉर्म भर पाएंगे। हम 1100 रुपये 1200 रुपये जो गैस सिलेंडर का दाम है उसको 500 रुपये में देंगे। हम वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांगता पेंशन को जो 400 रुपया में क्या होता है भाई, उसको बढ़ा के 1500 रुपया करने का काम करेंगे। हमारे सामने एक ब्लूप्रिंट है। इन तमाम चीजों को करते हुए हमने कहा स्पष्ट रूप से कि हमारी सरकार बनेगी तो ताड़ी पर से भी प्रतिबंध हटाएंगे। हमने तो कहा
कि जब भाई शराबबंदी पे भी नहीं है, ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाएंगे और ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा करके जिस तरीके से लालू यादव जी ने ट्री टैक्स को फ्री टैक्स कर करके उस तबका में एक ऐतिहासिक उनके अंदर शैक्षणिक आर्थिक तरक्की हुआ, तो शैक्षणिक तरक्की भी हुआ उनका, तो उसको बहाल करेंगे। क्योंकि भाई तार का रस तो जूस है। अब ये नीरा बनाएंगे, ये नीरा पूरे बिहार के लिए पीड़ा साबित हो गया उस तबके के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं और हम लोग सभी को, चलिए उम्मीद है कि आप आने वाले चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जनता लोकतंत्र को मजबूती से एंजॉय करेगी और मतदान भी करेगी। एक बात के लिए हम लोग आम लोग को आगाह करते हैं, जी बीजेपी के जाल में लोगों को नहीं फंसना है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाएगी और बीजेपी चुनाव से पहले किसी भी बड़े घटना को अंजाम दे सकती है, अफवाह फैला सकती है। उन तमाम बातों से भी बचना है। 4-4 बार प्रधानमंत्री गए हैं, रोड शो फ्लॉप हुआ है, उनका सभी जगह का रैली फ्लॉप हुआ है। तो बीजेपी जदयू से लोग उब चुके हैं और जल्दी सा परिवर्तन चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी के रूप में एक बिहार को नया मुख्यमंत्री चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं। और हमारे नेता तो कहते थे 15 साल में तो लोग गाड़ी बदल देते हैं, 15 साल में तो पुरानी गाड़ी धुआं छोड़ने लगता है। तब नीतीश कुमार जी सिर्फ धुआं छोड़ रहे हैं और उस धुएं से पूरा बिहार में पॉल्यूशन फैल रहा है, अपराध फैल रहा है, बलात्कार बच्चियों का हो रहा है, उनको बेड नहीं मिल रहा है। और बेड मांगने जाइए तो उनके परिजन को कहते हैं कि मंत्री कहता है बेटा कसम खाओ। अरे बलात्कार पीड़ित के पिता है और वो मंत्री के सामने करे अगर बेड मिल गया होता तुम्हारी बेटी आज जिंदा होती, तो कहते कसम खाओ तुम झूठ। अरे मंत्री का ये बयान होगा, डिप्टी सीएम गए साथ में। ये बीजेपी का चरित्र है। तो अब इनके झांसे में बिहार फंसने नहीं जा रहा है और बिहार में भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन, महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार 2025 में बनेगा और बीजेपी और जदयू का खात्मा होगा। वहां से बुढ़िया बिस्तर उनका समेटना चालू होगा। तो ये थे मखदूमपुर से विधायक सतीश दास जी। बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम पोस्टा विहार और दिलोल तंत्र के दर्शकों को भी धन्यवाद।